everyone, this is your teacher शिवम कसेरा and this is the second lecture of kinematics. इस लेक्चर में हम लोग 6 से 7 अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे काइनेमैटिक्स में और उनका बेसिकली इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 2 PDFs मिलेंगी। पहले PDF में खाली क्वेश्चंस हैं, जो भी आज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनका बेसिकली एक लेजेंड है जो इस PDF में मिलेगा। दूसरे PDF में आपको क्वेश्चंस और उसके संग सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई वुड रियली एनकरेज यू ऑल टू ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन एट फर्स्ट, ऑलराइट। और एक बार आप खुद ट्राई कर लो, उसके बाद यहाँ पे आके आप चाहो तो सॉल्यूशंस और हम लोग का एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा PDF आप लोगों को दिया हुआ है जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, वो आप लोग के फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए है और वो डाउनलोडेबल फाइल है। अगर आप चाहो तो आप उसको सेव करके रख सकते हो, ठीक है। इस लेक्चर के एंड में मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आपको PDF के संग अटैच्ड मिल जाएंगी। उन होमवर्क क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस है वो आपको अगले दिन के नोट्स के संग मिलेंगे, ठीक है। जब आपका अगला काइनेमैटिक्स का लेक्चर होगा उसके नोट्स के संग हम लोग उसका होमवर्क के सॉल्यूशंस को अटैच कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। So let's start off with this question. This is the first question which says that a particle moves along a straight line according to the equation where its velocity depends on time as v is equals to 6t square minus 6t minus 3t square. Find, and we have to find the following things about the motion of this particle, all right. चलो ये सब चीज़ें हम लोग को निकालनी है। पहला चीज़ क्या है देखते हैं। पहला हम लोग को बोला है डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है। पार्ट ए, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट होता है एल्जेब्रिक एरिया अंडर द VT कर्व, है ना। और एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन डालूँगा, इंटीग्रल 0 से लेके 4, क्योंकि मुझे टाइम 0 से लेके 4 तक पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये निकालना है। तो 0 to 4 6t माइनस 3t स्क्वायर dt, ठीक है, 3t स्क्वायर dt। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा मेरा 3t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। इसमें हम लोग लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक डालेंगे? ये इंटीग्रेट आपको बेसिकली आता होगा, मैथ्स में हम लोग करते हैं, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है इंटीग्रल का, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 16 माइनस 4 क्यूब, दैट इज़ 64। सो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे दिस इज़ 48 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो माइनस 16 मीटर्स इसका डिस्प्लेसमेंट है। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का बेसिकली मेरे को डायरेक्शन बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट जो काफ़ी सिंपल था। लेट मी जस्ट चेक विद द कैलकुलेशंस हियर। यस, यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक। चलिए, टी का इंटीग्रल होता है टी स्क्वायर बाई 2 और टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई 3। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी पे हम लोग को बोला डिस्टेंस। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फ़र्क है ना। डिस्टेंस में हम लोग लेते हैं टोटल एरिया, डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एरिया। एल्जेब्रिक एरिया मतलब जहाँ अगर मेरा ग्राफ नीचे आ रहा है तो मैं नेगेटिव एरिया पकड़ लेता हूँ उसको, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे टोटल एल्जेब्रिक एरिया निकाल के मिलता है। बट डिस्टेंस में क्या हम लोग एल्जेब्रिक एरिया लेते हैं? नहीं, डिस्टेंस में हम लोग क्या लेते हैं? टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? बेसिकली सब हर इंडिविजुअल पार्ट्स को अगर प्लस कर देंगे और नेगेटिव पॉजिटिव साइन का भूल के तब हम लोग को ये मिल जाएगा। तो वैसे वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि मेरा वेलोसिटी 0 कब हो रहा है और कब मेरा जो ग्राफ है वो मेरा 4th क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे देखना है कि वेलोसिटी 0 कब हो रहा है। तो दिस इज 6v इज इक्वल्स टू 6t माइनस 3t स्क्वायर। मुझे देखना है ये 0 कहाँ हो रहा है, ठीक है, वो देखना है ये 0 कहाँ हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। अब t नॉट इक्वल टू 0 मान के हम लोग इसको
बोथ साइड्स काट सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मेरा वेलोसिटी 0 हो रहा, तो मतलब 0 से लेके 2 के बीच में तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, और 2 से लेके 4 तक मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है? और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है और मेरे को अगर टोटल डिस्टेंस बोला है, तब तो मैं उसको भी पॉजिटिव ही पकड़ूंगा, है ना। तो मैं अगर टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूँ वो कैसे निकलेगा? वो आएगा 0 से लेके 4 तक, सॉरी यहाँ पे 0 से लेके 2 आएगा, 0 से लेके 2 मेरा 6t माइनस 3t² प्लस, अब क्योंकि ये नेगेटिव आने वाला है तो मैं एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 3t² माइनस 6t कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली उसको नेगेटिव का इंटीग्रल निकाल ले रहे हैं, और ये 2 से लेके 4 तक करेंगे। ठीक है, 2 से लेके 4 तक dt। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये भी नॉर्मल इंटीग्रल है, तो यहाँ से मेरे को टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी ये मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो आराम से यूजिंग द सेम लाइन ऑफ रीजनिंग जैसे हम लोग ऊपर वाले को इवैल्यूएट किए हैं। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है -16/4, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा है मेरा? -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है। पार्ट डी में मेरे को क्या बोला है, चेक करते हैं। पार्ट डी में मेरे को बोला है कि एवरेज स्पीड कितना है ना। एवरेज स्पीड कितना है, स्पीड निकालने बोला है मेरे को एवरेज। यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड लिखना चाहें हम, स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टाइम तो 4 ही है, और डिस्टेंस मेरे को यहाँ से मिल चुका है d, जिसका जो भी वैल्यू आएगा। तो आपको वैसे रख के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों मिल गया। आई होप इस एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में फ़र्क क्या क्या है और कैसे इवैल्यूएट करते हैं इनको। ठीक है, फेली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईजी कॉन्सेप्ट है, बट एक बार देखे रखने में भलाई है। चलो, नेक्स्ट पार्ट में कोई बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या मुझे डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ता है? देखते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो अगर मेरे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। बेसिकली जो मेरा चेंज को है उसको डिफरेंशियल चेंज ले लूँगा। तो यहाँ पे d/dt लूँगा मैं, और यहाँ पे कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा? वेलोसिटी वाले फंक्शन को। यहाँ पे 60 माइनस 3t²। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 माइनस 6t, है ना। और इसको कितना पे इवेल्युएट करना है? t इज इक्वल्स टू मेरा 3 सेकेंड। ऑल राइट, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा? यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से मेरे को 6 माइनस 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव पकड़ रहा हूँ, उसके उल्टा डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है। मतलब एक्सेलरेशन बॉडी को स्लो डाउन करने के चक्कर में काम कर रहा है। ठीक है, आई होप ये वाला बात समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स जर्नी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, आसान है। मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन से निकालते हैं, है ना। बेसिकली डिफ्रेंशिएट करके मेरा डिफरेंशियल को मैं ज़ीरो पुट करता हूँ। वी मैक्स निकालना है ना मेरे को, ये मेरे को काम है। कैसे निकालेंगे, मैं डी वी डी टी को ज़ीरो कर दूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया गया होगा, ठीक है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये मेरा आता है 6 माइनस 60, ठीक है। और इसको मेरे को ज़ीरो पुट करना है, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस 60 इस इक्वल टू ज़ीरो से मेरा टी इक्वल टू 1 आ जा रहा है, राइट। 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वो या तो मैक्सिमा होगा वो मिनिमा होगा। अब चेक कैसे करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा। बेसिकली मैं सेकेंड डेरिवेटिव ले लूँगा, है ना, और चेक कर लूँगा टी स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1 पे, देखता हूँ वो क्या है। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे ये हो गया -6 और टी इक्वल टू -1 पे, ये तो कांस्टेंट ही है, तो टी का चाहे जो भी वैल्यू लो वो तो -6 ही आएगा, और ये लेस देन ज़ीरो है। सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो मतलब यहाँ पे ये मेरा मैक्सिमा हो गया। देयरफॉर मैक्सिमम वेलोसिटी कब आ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी है कितना, मैं v का जो फंक्शन है उसमें 1 डाल दूँगा। 1 डालने से मेरे को क्या मिलेगा, 6 1 -3 टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, दिस इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस बॉडी का पूरे जर्नी में इसका मैक्सिमम वेलोसिटी रहा था 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा हम एल्जेब्रिक बात कर रहे हैं, मतलब अगर -4 होता तो वो -4 इस 3 से कम ही मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, बट एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए हम लोग के, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक है, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे मेरे को वो स्पीड बताने बोला है जिससे मेरा मास m ऊपर मूव कर रहा है। अगर मैं दोनों स्ट्रिंग्स को यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से नीचे खींचूँ तो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो मान लिया अगर मेरा कोई एक ये जो मास है ये अगर v स्पीड से ऊपर जा रहा होता, अगर स्पीड v से ऊपर जा रहा होता तो v और u में रिलेशन क्या है मुझे ये बताने को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। ये मेरा बॉडी है जो v स्पीड से ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसे, इसका स्पीड है v। एक सेकेंड, यस। अब इस डायरेक्शन में अगर ये वाला एंगल मान लीजिए मेरा थीटा है, लेट मी जस्ट टेक अ सेकेंड, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये जो स्ट्रिंग है ये इसका इस डायरेक्शन के अलोंग कितना कंपोनेंट है, इस स्ट्रिंग का इस डायरेक्शन के अलोंग कितना कंपोनेंट है, वो है v cos थीटा, है ना। मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है वो v cos थीटा से छोटी हो रही है, v cos थीटा स्पीड से छोटी हो रही है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ v cos थीटा इज़ इक्वल्स टू u, क्योंकि अगर मैं u से टानूँ तो v cos थीटा u के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे v का वैल्यू आ गया u बाई cos थीटा। चलो ये होगा मेरा आंसर। आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी इजी था। बट तो फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया ही क्यों, ये क्वेश्चन इसलिए लिया ना क्योंकि इसमें लोग काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। पहला, लोग क्या करते हैं, u cos थीटा को v के बराबर लिख देते हैं, u cos थीटा इक्वल्स टू v लिख देते हैं, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये वाला चीज़ रॉन्ग है। क्यों, देख, u cos थीटा v का उनका लॉजिक क्या होता है कि ये स्ट्रिंग तो इधर से u से जा रहा था और इस डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट आ रहा है, ये u से जा रहा था, इस डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आ रहा है u cos थीटा। तो बॉडी तो u cos थीटा से ऊपर जाना चाहिए, बॉडी का स्पीड तो v इक्वल्स टू u cos थीटा होना चाहिए। ये वाला रीजनिंग स्टार्टिंग में सुनने में सही लगता है, बट ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों, देखते हैं। यहाँ पे ये रॉन्ग इसलिए है ना
क्योंकि जो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं वो असली वाली वेलोसिटी का लेते हैं, है ना। जो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं वो हम लोग असली वेलोसिटी का लेते हैं। मेरे को लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन। कंपोनेंट हम लोग असली वेलोसिटी का लेते हैं। ठीक है, क्या मतलब है? देख, जो बॉडी है वो असली में तो v से ऊपर जा रहा है ना, वो असली में u से थोड़ी ना ऊपर जा रहा है। बॉडी जो है असली में तो v से ऊपर जा रहा है, तो असली वाली का कंपोनेंट है v cos थीटा, जो u के बराबर होना चाहिए। बेसिकली जिस भी बॉडी पे हम लोग लगा रहे हैं ना ये, उस बॉडी का असली वेलोसिटी देखो, उस बॉडी का असली वेलोसिटी क्या है इस केस में, वो है v। तो v का कंपोनेंट लेंगे, इसलिए v cos थीटा इक्वल्स टू u। ये तो हुआ पहला गलती जो लोग कर सकते हैं यहाँ पे। दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक दैट कुड बी डन है। सेकेंड मिस्टेक क्या कर सकते हैं हम लोग? सेकेंड हम लोग यहाँ पे कुछ लोग लिख सकते हैं इसको v इज इक्वल्स टू 2u बाई कॉस थीटा। ठीक है, लोग कुछ गलतियाँ ऐसा भी करते हैं। इनके पीछे लॉजिक क्या होता है? इनका लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे तो दो जगह ये वेलोसिटीज़ बढ़ रही है ना, तो v cos थीटा 2u के बराबर होगा, या इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं v इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ये सारी चीज़ रॉन्ग है। यहाँ पे 2 वाला फैक्टर क्यों नहीं आया इवन तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है? ये वाला बात समझने का कोशिश करते हैं। देखो, हाँ यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, हाँ इसको दुगना टेंशन बैलेंस करके रखा है, इस मास को दुगना टेंशन जो आ रहा है स्ट्रिंग में वो बैलेंस करके रखा है, पर क्या ये बॉडी दुगनी स्पीड से ऊपर मूव करेगा? ये बात सोच एक मिनट। यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है, हाँ यहाँ पे 2 टेंशन बॉडी को बैलेंस करके रखा है, बट क्या दुगना टेंशन की वजह से इसका स्पीड थोड़ी ना दुगना हो जाएगा? टेंशन और स्पीड तो 2 अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल्दो इसको दुगना टेंशन बैलेंस करके रखा है, ऑल्दो 2 स्ट्रिंग है, इसका स्पीड थोड़ी ना डबल हो जाएगा। ठीक है, आई गेस यहाँ पे बात समझ में आ रहा होगा। हाँ चलो, तो आई गेस सेकंड क्वेश्चन और उसके जितने भी सारे डाउट्स थे वो आई गेस क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप मानिए अगर आप MCQ के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चारों के चारों ऑप्शंस देंगे। अगर आप MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं ना तो आपको ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। v इज इक्वल्स टू u बाई कॉस थीटा, v इज इक्वल्स टू u cos थीटा, जस्ट अ सेकेंड, यस u cos थीटा। थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा यहाँ पे इन लोग v इज इक्वल्स टू 2u cos थीटा, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा यहाँ पे आपको u बाई 2 cos थीटा, 2u बाई cos थीटा, सॉरी 2u बाई cos थीटा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि लॉजिक गलत लग जाता है, इसलिए यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो आप मेक श्योर कि ये तीनों आप गलती ना करें। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि गलती कहाँ कहाँ होती है और किस लिए होती है और क्यों वो रॉन्ग है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो और ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड से। तो यहाँ पे मेरे को पूछा गया है ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो मेरे को इस सरफेस पे दिखेगा, इस पॉइंटर का लाइट का, वो कितने स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा मेरे को। ठीक है, ये बात मेरे को पूछा गया। अच्छा देखते हैं, एक बात देखो, मेरे को पता है v या u इज इक्वल्स टू ओमेगा r, है ना, v इक्वल्स टू u ओमेगा r। यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे मान ले अगर मैं लूँ मेरा पॉइंटर इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर r हुआ मेरा,
जस्ट अ सेकेंड, अगर ये वाला डिस्टेंस मेरा r है तो r का वैल्यू कितना है देखो तो। r को क्या मैं d बाई साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ? सोचो, r को क्या d बाई साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी u हुआ, ये वाला वेलोसिटी मेरा u हुआ, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ u इज इक्वल्स टू ओमेगा डी बाई साइन थीटा। ठीक है, ये वाला बात तो काफ़ी सिंपल था, ये वाला एक्सपेक्टेड भी था। बट अब अगेन गलती करने का वही चीज़, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? v साइन थीटा, जस्ट अ सेकेंड, v साइन थीटा इक्वल्स टू u, या u साइन थीटा इक्वल्स टू v। अगेन ये कन्फ्यूजन होगा किसी किसी के दिमाग में कि क्या लिखा जाए, v साइन थीटा इक्वल्स टू u या u साइन थीटा इक्वल्स टू v। देखो ध्यान से, ये वाला रॉन्ग है। क्यों? अगेन वही कॉन्सेप्ट कि असली वाला वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? असली वेलोसिटी है v, तो असली का कंपोनेंट लेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे v साइन थीटा इक्वल्स टू u ले लेंगे, तो यहाँ पे मेरा आ गया v इज इक्वल्स टू u बाई साइन थीटा, है ना, u बाई साइन थीटा। u बाई साइन थीटा लेने का मतलब ओमेगा d बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये वाला बात आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा भी था, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, या पीडीएफ में तो आपको अवेलेबल मिलेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे को निकालना है सच दैट द बॉल लैंड्स बैक इनटू द हैंड्स ऑफ द पर्सन आफ्टर 2 कोलिजन्स। मतलब 2 कोलिजन के बाद ये वाला जो बॉल है इस आदमी के हाथ में वापस आके गिर जाता है। ठीक है, मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेट मी जस्ट ट्राई एंड ड्रॉ दिस, जस्ट अ सेकेंड। यस, ये बॉल कुछ आएगा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, कुछ इसका ऐसा मोशन होगा, है ना। सच दैट 2 कोलिजन के बाद, मतलब एक बार राइट वॉल पे कोलिजन करेगा, फिर लेफ्ट वॉल पे कोलिजन करेगा, फिर ये आके मेरे हाथ में वापस गिर जाएगा। और यहाँ पे बोला कि कोलिजन्स है इलास्टिक इन नेचर। अगर ऑल्सो दिस इज़ ए रिविजन क्रैश कोर्स, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इलास्टिक शब्द का मतलब तो एटलीस्ट पता होगा। इलास्टिक इन नेचर मतलब क्या होता है? मेरा E इक्वल्स टू 1 है। E इक्वल्स टू 1 है मतलब क्या? बॉडी में कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो मेरा कोलिजन हो रहा है उसके वजह से खाली वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, आई गेस ये वाला बात आपको पता होगा। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसका सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या है इसका, देखते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बॉल मेरे को वापस हाथ में आके गिरे, तो मुझे क्या चाहिए कि इसका जो टोटल डिस्टेंस जो बॉल कवर कर रहा है, बॉल जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, मेरा बात समझिए, बॉल हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना होना चाहिए? वो यहाँ से पहले 7 कर रहा है, फिर 7 + 3 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है ना। रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन फॉर यू। रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? पहले 7 करेगा, फिर कितना करेगा? फिर 7 + 3 करेगा, फिर 3 करेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरे को चाहिए बॉल कवर करे, कितना हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड डिस्टेंस चाहिए मेरे को कवर करे, दैट इज़ 20 मीटर्स, है ना। फेली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, अच्छा 20 मीटर तो मैं चाहता हूँ ये कवर करे और वापस आके मेरे हाथ में गिर भी जाए, बट ये होगा कैसे? ऐसा समझो, यहाँ पे जो बॉल मोशन कर रहा है क्या वो एक प्रोजेक्टाइल का ही टाइप का नहीं है? देखते हैं यहाँ पे, देख लेट्स से मैं इस पाथ को रीड्रॉ करूँ। यहाँ पे बॉल का पाथ कुछ ऐसा होता, मान लिया अगर मेरा बॉल नहीं होता, कुछ ऐसा पाथ होता, है ना। जस्ट अ सेकेंड, यस, कुछ ऐसा पाथ होता। कोलिजन हुआ, उससे क्या हुआ, ये वाला जो पाथ है वो वहाँ पे इन्वर्ट हो गया,
इन्वर्ट हो गया मतलब देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। देख, जहाँ पे बॉडी कोलिजन कर रहा है वहाँ पे उसका वेलोसिटी बनाते हैं। यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा ऐसा मान लेते। ये वेलोसिटी है मेरा v, v के दो कंपोनेंट्स रहे होंगे, देखते हैं कौन कौन से। एक तो रहेगा इस डायरेक्शन में, एक सेकेंड, एक रहेगा इस डायरेक्शन में, एक रहेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स रहे होंगे और यहाँ पे ये कुछ एक एंगल होगा फाई। फाई अगर मैं एरिया ऑफ प्रोजेक्ट मेरा इक्वेशन प्रोजेक्टाइल को डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका मेरे को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मैं फाई निकाल दिया। चलो, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस फाई, है ना, वी कॉस फाई। और यहाँ पे कितना होगा ये वी साइन फाई, ठीक है, वी साइन फाई। कोलिजन के कारण होगा क्या ये सोचो। कोलिजन के कारण जो वॉल की पैरेलल वेलोसिटी है वो तो अनचेंज्ड रहेगा, और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो इन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इन्वर्ट होने के बाद भी इसका वेलोसिटी बाद में उतना ही रहेगा जितना पहले था, मतलब स्पीड उतना ही रहेगा जितना पहले था, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो आफ्टर कोलिजन अगर मैं ग्रीन से बनाऊँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो ऐसा ही रहा, पैरेलल कंपोनेंट वी साइन थीटा तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये वेलोसिटी चेंज होके इन्वर्ट हो जाएगा और ये इसका वैल्यू हो जाएगा वी कॉस फाई, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। वी कॉस फाई इसका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वी कॉस फाई होने का मतलब क्या हुआ। अब इस बात को मेरे ध्यान से सुनना, वेलोसिटीज़ का खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ कोलिशन वेलोसिटीज़ का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ का खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, पहला बात। और दूसरा बात कि क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कोलिजन, बॉल को हाथ में गिरने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगता। मान ले ये बॉल नहीं होता, मान ले ये बॉल नहीं होता तो क्या होता, देख देख, मान ले बॉल नहीं होता तो बॉल का टाइम पीरियड, इस मोशन का, प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड कितना होता। मेरे को पता है दिस इज़ 2u साइन 15 डिग्री बाई जी, ये इसका टाइम पीरियड होता है ना। तो ये इसका अगर टाइम पीरियड हो रहा है और मेरा बिकॉज ऑफ कोलिजन इसमें ये वाला टाइम पीरियड तो खाली इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कारण आ रहा है, u साइन 15 डिग्री जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, खाली यही रिस्पॉन्सिबल है मेरा टाइम पीरियड के लिए। और अगर ये चेंज हो ही नहीं रहा है तो अभी भी बॉल को हाथ में वापस गिरने में टाइम तो उतना ही लगेगा। बॉल को वापस ज़मीन पे गिरने पे या बॉल के उसी लेवल पे जिस लेवल पे इस आदमी का हाथ है, उस लेवल में वापस आने तक टाइम तो उतना ही लगेगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आया कि हाँ टाइम तो उतना ही लगा। इससे फ़र्क क्या पड़ा, टाइम अगर उतना ही लग रहा है और स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये बात मैं मान रहा हूँ, बट अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो अब ये इतना ही कवर करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, सोचो ध्यान से। अगर इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो ये डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा। हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा बट ये डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा जितना पहले करता था। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, जितना पहले था, दैट इज़ आर। अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो इतना नहीं है, ये बात तो क्लियर है, बट डिस्टेंस तो अभी भी उतना है क्योंकि स्पीड इसका चेंज नहीं हुआ है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। और आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर को लिख सकता हूँ मैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनचेंज्ड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिला 20 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कि अगर मेरा रेंज जो है, मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है
वो मेरे रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 मीटर के बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि बॉल वापस हाथ में गिर जाए। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 30 मतलब 1/2, तो यू स्क्वायर बाई 2g हो गया यहाँ पे, 2g मतलब 20। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से फेंकूँ 15 डिग्री पे, तभी ऐसा हो सकता है कि ये बॉल जो है वापस घूम के मेरे हाथ में आ जाए। अलग अलग एंगल के लिए वेलोसिटी अलग अलग होगा, डेफिनेटली होगा, बट 15 डिग्री पे तभी होगा जब मैं वेलोसिटी अपना 20 मीटर पर सेकंड रखूँ। आई गेस बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, अच्छा सा एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आया है रिलेटिव मोशन का, देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन में बोला है कि एक बलून है जिसको मैं कांस्टेंट स्पीड से वो एक्सटेंड कर रहा है ऊपर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद एक बुलेट शॉट होता है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द बुलेट एट विच इट इज़ एबल टू हिट द बलून। मतलब कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए सच दैट जो बलून को हिट कर पा रहा है मेरा बुलेट। कैसे देखेंगे, देख ये वाला चीज़ बिना रिलेटिव मोशन के भी हो सकता है, बट रिलेटिव मोशन से करने से क्या ना काम थोड़ा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो रिलेटिव मोशन से ही सॉल्व करूँगा, बट आई वुड एनकरेज यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स दैट इज यूज्ड, एंड सी फॉर योरसेल्फ दैट using the concept of relative motion the questions can be reduced in a length a lot. alright, तो यहाँ पे ये तो मूव कर रहा है, देखते हैं ये तो मूव कर रहा है ऊपर 25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और बोला 5 सेकेंड बाद बुलेट फायर किया है, तो 5 सेकेंड में कितना ऊपर आ चुका है, 5 सेकेंड में तो 5 इंटू 5 5 इंटू 25 125 मीटर्स ऊपर आ चुका है ना, 125 मीटर ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से मैं एक बुलेट फायर कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार, ये मेरा बुलेट है, और यहाँ से मैं इसको फेंक रहा हूँ स्पीड v से, मान लेते हैं u से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये इसको हिट कर जाए, देखते हैं कैसे हिट करेगा। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को बलून के फ्रेम से देखता हूँ। ठीक है, इन द फ्रेम ऑफ बलून देखते हैं, इस पूरे सिस्टम को इन द फ्रेम ऑफ बलून एनालाइज करें, इन द फ्रेम ऑफ बलून। ठीक है, क्या हो रहा है इन फ्रेम ऑफ बलून, बलून के फ्रेम से देखने पर बुलेट का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू बलून। ठीक है, BB लिखते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू बलून कितना है, यहाँ पे दो अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, बुलेट के लिए कैपिटल B यूज़ करते हैं और बलून के लिए स्मॉल b, कैपिटल B बुलेट, जस्ट अ सेकेंड लेट मी जस्ट मेक दिस क्लियर, स्मॉल b सब्स्टिट्यूट यूज़ करें हम लोग बलून के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बलून इज वेलोसिटी ऑफ बलून बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ बलून, जस्ट अ सेकेंड आई मेड अ मिस्टेक है, वेलोसिटी ऑफ बलून है ना, ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बलून कितना हो जाएगा, u माइनस 25। ठीक है, अब अगर मैं इसके फ्रेम से देखूं, अगर मैं बलून के फ्रेम से देखूं, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि बुलेट मेरे तरफ आ रहा है विद द स्पीड ऑफ u माइनस 25 मीटर पर सेकेंड से, और इसको कवर करना है 125 मीटर्स एटलीस्ट, क्योंकि अगर ये 125 मीटर्स कवर नहीं कर पाएगा तो ये हिट नहीं कर पाएगा, और अगर ये हिट नहीं कर पाएगा तो हम लोग का कंडीशन फेल हो जाएगा। हम लोग का कंडीशन क्या है, हम लोग चाहते हैं कि बुलेट हिट कर जाए। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बुलेट है वो बलून को हिट कर जाए। बुलेट स्पीड से आ रहा है इतना, और बुलेट का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू बलून होगा एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बलून। एक्सेलरेशन ऑफ बलून तो ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये तो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बलून ही बुलेट ही रह गया जो है माइनस जी। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कि u माइनस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2g और s कितना है यहाँ पे 125 मीटर पर सेकेंड, 125 मीटर्स। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, एक सेकंड वापस देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 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 जी। क्या बोल रहे हैं हम लोग इधर, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मैं इसके फ्रेम में देखूँ, बलून के फ्रेम में, तो बलून तो स्टेशनरी है, तो बुलेट को इतना स्पीड से कम से कम इतना डिस्टेंस तो कवर करना ही पड़ेगा। कम से कम इतना डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इसका ये वाला जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाए। और अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगा के ये वाला कुछ इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन लगा दी तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे को क्या मिला, देखते हैं एक सेकेंड। दिस इज़ u माइनस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू g का वैल्यू 10 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2500। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे से, u का वैल्यू आ जाएगा 50 प्लस 25 और यहाँ पे आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे -50 वाला वैल्यू क्यों नहीं लिए कि -50 का सेंस नहीं बनता, -50 होने से तो बुलेट अंदर चला जाएगा है ना, तो वो वाला वैल्यू का सेंस नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रिलेटिवली आसानी से आ गया एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग डायरेक्टली लगाते। क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन से हम लोग को खाली एक ही बॉडी का मोशन एनालाइज करना पड़ा है, दोनों का अलग अलग नहीं। ठीक है, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखते तो हम लोग को दोनों का करना पड़ता। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द फेमस रेन मैन रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, इसका हम लोग एक जनरलाइज्ड वर्जन कर लेते हैं कि अगर स्पीड v रिवर से मूव कर रहा है और v बोट है इसका विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला जो बोट है वी बोट से मूव कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा और कितना ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट होने का मतलब क्या है कि बॉडी समझ, अगर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहा इसका तो बॉडी कहीं अपने पोजीशन से जहाँ से स्टार्ट किया था हॉरिजॉन्टली थोड़ा दूर आ जाएगा है ना, कुछ एक डिस्टेंस दूर आ जाएगा इस प्रकार। इस डिस्टेंस को हम लोग ड्रिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये ड्रिफ्ट कितना होगा वही आइडेंटिफाई करना है मेरे को, ड्रिफ्ट आइडेंटिफाई करना है और कितना टाइम लगेगा वो आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं बोट का वेलोसिटी देखूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बोट के पास दो वेलोसिटीज़ हैं। बोट को दो कारणों की वजह से वेलोसिटी मिल रही है, बोट को दो कारणों की वजह से वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, एक आ जाएगा वी बी ऐसा जो इसका खुद का है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और एक रिवर का खुद, वो आ जाएगा वी आर। ठीक है, अब इसको मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ है ना, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो वी बोर्ड का यहाँ पे ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा है ना, और यहाँ पे वी बी कॉस थीटा। तो ड्रिफ्ट कितना होगा अगर मैं ड्रिफ्ट निकालना चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे ड्रिफ्ट आ जाएगा कुछ इस प्रकार। ड्रिफ्ट आ जाएगा मेरा वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना स्पीड है, कितना वेलोसिटी है इस बॉडी का, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इनटू कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, पहले यहाँ पे टाइम लग रहा है टी, कितना टाइम लग रहा है वो निकालते हैं, देखते हैं। टाइम लगेगा, इसको कितना दूरी ट्रैवल करना है, दैट इज़ टी।
डिवाइडेड बाई इसका स्पीड कितना है उस डायरेक्शन में इसका स्पीड है वी बी साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। तो टी का वैल्यू तो डी बाई वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा इंटू डी बाई वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दो कंडीशन बन सकता है जब आप पूछ ले कि मिनिमम ड्रिफ्ट क्या कंडीशन होना चाहिए सच दैट कि जो ड्रिफ्ट है वो उसका मिनिमम हो, मिनिमम ड्रिफ्ट, राइट। मिनिमम ड्रिफ्ट कब होगा, जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। मेरा ये वाला ड्रिफ्ट अगर ज़ीरो हो रहा है, ड्रिफ्ट ज़ीरो कब होगा, सोचो यहाँ से, ड्रिफ्ट ज़ीरो कब होगा, ड्रिफ्ट ज़ीरो तब होगा जब मेरा वी आर वी बी कॉस थीटा के बराबर हो, है ना। फॉर्मूला में डाल के देखो यही आ रहा है। और मेरा टाइम मिनिमम कब लगेगा, मिनिमम टाइम, तो अगेन फॉर्मूला में डाल के देखो, टाइम इज इक्वल्स टू डी बाई वी बी साइन थीटा ना। तो मैं चाहता हूँ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 पे टाइम कितना लग जाएगा, मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू डी बाई वी, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम, बट रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है और एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाता है। इजी सा क्वेश्चन था। सिमिलर लाइन ऑफ रीजनिंग पे आप लोग रीनमैन प्रॉब्लम भी कर सकते हो जो एच.सी. वर्मा बुक में गिवन है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार नहीं कर पा रहा हूँ। रीनमैन प्रॉब्लम जो है इसका एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है, अब जाके उसको ट्राई करिए, वो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ दिस। यहाँ पे बोला हुआ है, ये भी अगेन एच.सी. वर्मा का एक प्रॉब्लम है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे बोला हुआ है ईच पार्टिकल जो है वो उसका वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की तरफ पॉइंटेड करके रखा है, मतलब बी का वेलोसिटी हमेशा सी के अलॉन्ग होगा, ए का वेलोसिटी हमेशा बी के अलॉन्ग होगा, और सी का वेलोसिटी हमेशा ए के अलॉन्ग होगा, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन चल रहा है, अगर ऐसा कंडीशन होके रखा है, तब कैसे होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे कि कितना टाइम लगेगा इनको टोटल अपने सेंटर पे आने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इजी सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा यहाँ पे अगर आपने पहली बार अगर सुना है इसको तो हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर हम लोग ऐसे देखें कि पार्टिकल्स मीट कहाँ करेंगे, सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स इस फिगर के सेंटर पे मीट करेंगे, और ये ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है, उसका सेंट्रॉइड, ठीक है। तो बाई सिमेट्री हम लोग आराम से बोल सकते हैं ये इनके सेंटर्स में मीट करेंगे। बाई सिमेट्री कैसे, मतलब बेसिकली ये पार्टिकल को जितना दूर आना पड़ा बाकी पार्टिकल्स को भी उतना ही दूर आना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स में आपस में कोई फ़र्क है नहीं। तो जैसा एक पार्टिकल कर रहा है वैसे ही दूसरा पार्टिकल भी करेगा। बात क्लियर हो रहा है, हाँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा। अब मैं रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगाऊंगा। मैं सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि बी को आने में कितना टाइम लगेगा उसके पास। मैं सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि बी को उसके पास आने में कितना टाइम लगेगा। तो सी तो ऐसा है जिसका वेलोसिटी कुछ इधर है ऐसा, दिस इज़ वी, और ये है बी, ये है सी। बी का वेलोसिटी तो कुछ ऐसा होगा, और सी का जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये 60 डिग्री है। इसको दो कंपोनेंट्स में हम लोग तोड़ सकते हैं। एक तो हो जाएगा मेरा वी कॉस 60 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा वी साइन 60 डिग्री। तो अगर ध्यान से सोचे समझ में आएगा कि बी जो है बेसिकली अपने और सी के बीच की जो दूरी को है उसको घटाने का कोशिश कर रहा है ना, और कितना स्पीड से घटाने का कोशिश कर रहा है। सोचो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान ले, ये डिस्टेंस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का डी, ठीक है। तो ये तीनों साइड मेरा डी लेंथ का है, डी डी डी। तो इनका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इस दूरी को घटाने का कोशिश करेगा कितना स्पीड से, v
प्लस वी कॉस 60 से, हाँ वी कॉस 60 डिग्री इस स्पीड से घटाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये बात तो क्लियर है। और कितना दूरी को घटा रहा है ये, डी डिस्टेंस को घटा रहा है ना। तो टाइम मान लिया अगर टी लग रहा है तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, डी इज इक्वल्स टू वी प्लस वी कॉस 60 डिग्री इंटू टी। अब यहाँ से टी के लिए हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। टी हो जाएगा मेरा कॉस 60 मतलब 1/2, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2d/3v आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, कॉस 60 हो गया मेरा 1/2, कॉस 60 डिग्री हो गया मेरा 1/2, तो v प्लस वी कॉस 60 कितना हो गया, दिस इज़ मेरा 3v/2। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 2d/3v। ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, हो गया आराम से। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक सुपर प्रॉब्लम भी आता है, सुपर सेट भी आता है। बेसिकली अगर एक एन साइडेड पॉलीगन है, अगर एक एन साइडेड पॉलीगन है कुछ इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे मैं हेक्सागन बनाया हूँ बट बात समझिए, ये एक एन साइडेड पॉलीगन है। तब इस एन साइडेड पॉलीगन में भी बेसिकली जो अरेंजमेंट है वो सेम है। एन साइडेड पॉलीगन जो अरेंजमेंट होके रखा है वो सेम अरेंजमेंट है। आपको निकालना यही है कि कितना टाइम लगेगा अगेन इन सबको अपने सेंटर्स पे मीट करने में। यहाँ पे अगेन ये सब सेंटर्स में मीट करेंगे कुछ ऐसे घुमा के, है ना। टाइम निकालना है और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। अच्छा, वी आर ऑलमोस्ट डन विद टुडेज़ लेक्चर। अब हम लोग कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये रहे होमवर्क प्रॉब्लम्स, आपको पीडीएफ्स में मिल जाएंगे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चंस है और उनका आंसर्स भी है, सच दैट यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। इनके जो सोल्यूशंस होंगे वो अगले दिन के मैकेनिक्स क्लास के नोट्स के संग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर्स आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मेक श्योर यू अटेंड द नेक्स्ट क्लास एज वेल। थैंक यू एवरीवन।